मतलब 22-23 मर्डर के केस एक मतलब ट्रायल पे चल रहे थे, ट्रायल पे थे और उनका निश्चित तौर पे उनमें वैर विरोध बनता, आगे मर्डर्स होते और वो भाईचारे में सारे खत्म हुए थे। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खापों की मदद से उसको चाहते तो गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, वो लड़के बच सकते थे। उदाहरण भूपेंद्र हुड्डा नाम के कवि पैदा हुए हैं। जी जी जी। उन्होंने दरबार में क्वेश्चन कर दिया भाई साफा बड़ा या ताज, तो लोग चक्कर जुड़ चुके हैं केसरी न्यूज चैनल से, और मेरे फोटो फ्रेम में जो आप देख रहे हैं, हमारे आज के मेहमान हैं कैप्टन मान सिंह। कैप्टन मान सिंह दलाल खाप के प्रवक्ता भी हैं, और जो मांडोठी गौशाला है उसके भी संरक्षक हैं। और इनको जो हमारा इतिहास है, खापों का इतिहास है, और उनके बारे में इनकी एक विलक्षण, इनके एक याददाश्त कहिए, इनका शोध कहिए। और ये आर्मी में मेडिकल कोर्स से रहे, और कॉलेज ड्रॉप करके सीधा सेना में भर्ती हुए। कई साल के बाद पता लगा कि बेटा वार क्राइसिस दौरान में सीधा आर्मी में इन्होंने अपनी गैलेंट्री सर्विस दी, और परिचय के ये मोहताज नहीं है। हम सीधे विषय पे आते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपको हमारे चैनल के दर्शक देख रहे हैं। एक बड़ी असमंजस सी रहती है पूरे देश में जब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे आता है कि खाप। यूपीएससी के भी कई स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि अचानक ये जो खाप है इतना पावरफुल शब्द कैसे है, इसका क्या इतिहास है, एक्चुअल में खाप है क्या? तो हर कोई बता नहीं पाता। तो आप बताएंगे ये खाप क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, इसका क्या शाब्दिक अर्थ है, और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई, और क्या इसका आज के सिनारियों में आज इसका रोल है? खाप शब्द 2 अक्षरों से बना है, ख जमा आप। ख का मतलब खगोलीय है, आप का मतलब जल है जी। यानी कि वह संगठन जो आकाश की तरह विशाल हो और जल की तरह शांत स्वभाव का, सबके दुख हरने वाला। जी जी। उस संगठन का नाम खाप है जी। और बहुत सी जगह हर गैदरिंग को खाप मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 36 बरादरी के इकट्ठा हुए बगैर खाप नहीं बन सकती। अगर एक समुदाय है, चाहे कितनी भी तादाद में है, तो वो समुदाय है। जैसे जाट इकट्ठे तो जाट समुदाय, हरिजन है तो हरिजन समुदाय, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समुदाय। जब तक 36 बरादरी, हम जो लिखते हैं सर्व खाप, सर्वजातीय खाप, तो सर्वजातीय तो है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, उसके बगैर खाप बन ही नहीं सकती। दूसरा ये हमारे नहीं होता सर्वजातीय लिखना, क्यों आवश्यक नहीं है? ना आवश्यक नहीं, कैसे समझ पाएंगे हम? क्योंकि 36 जैसे उसमें लिखा है कि भाई 37 आदमी तो खाप बना सकते हैं, 37,000 नहीं बना सकते। तो उसका मतलब है कि 36 बरादरी का अगर एक एक प्रतिनिधि भी खाप का प्रधान हाजिर है तो आप उस संगठन को खाप की संज्ञा दे सकते हैं जी। लेकिन 37,000 जाट अगर इकट्ठे है तो जाट समुदाय है, न कि खाप। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समुदाय है, हरिजन है तो हरिजन समुदाय है, वो खाप नहीं है। खाप तो होती ही सर्वजातीय है, लिखने की जरूरत है। जैसे कि कबीलाई प्रजाति रहे हैं, हाँ जी, और जहाँ नहरीय क्षेत्र के साथ थे उनके साथ सभ्यताएं विकसित हुई। हाँ जी। और पौराणिक समय में ज्यादा कोई काम धंधे नहीं थे, सिर्फ ये शिकार करना और खेती बाड़ी करना। हाँ, तो लोगों ने संगठित होकर खेती बाड़ी शुरू करना शुरू किया। हाँ जी। और ये एग्जिस्टेंस किस सन से खापों का? इसका ऐसे है कि शंकर के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। कार्तिकेय राजा थे जिसकी राजधानी रोहतक थी। रोहतक को रोहड़ा नाम के जंगल काट के बसाया हुआ है। और गणेश एक सामाजिक आदमी थे जिसने गणों की स्थापना की, यानी समूह बनाए, सभ्यताएं रची उन्होंने, सभ्यताएं अलग अलग सभ्यताएं। और वो अपना कार्य गणों के माध्यम से करते थे। महाभारत काल तक ये ऐसे ही चलता रहा। महाभारत काल में आपने सुना है कि श्री कृष्ण जी ने गण राज्यों की स्थापना की गणों को मिला के। जी जी। और इस तरह धीरे धीरे खापों में बदल गया। लेकिन हमारा एक बहुत ही उम्मत वेद सा रहता है कि राजा हर्षवर्धन ने खापे चलाई। राजा हर्षवर्धन ने खापे नहीं चलाई, बल्कि खापों ने हर्षवर्धन को राजा बनाया। पहली बार कौन सा ग्रंथ ऐसा है या कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्री जिसमें खाप का उल्लेख हुआ है? महाराजा मनु के टाइम से दिया गया है कि भी खापों का जो संविधान है वो मनु स्मृति से लिया गया है, वहां से उल्लेख है खापों का, लेकिन एग्जिस्टेंस पहले से है। हाँ, पहले से एग्जिस्टेंस है। और इसकी जो हम बोलते थे वे सर्व खाप का प्रधान, तो सर्व खाप का प्रधान होता ही नहीं। ये 1365 ईस्वी में महामंत्री का पद दिया गया था हरिद्वार के अंदर। 185 खापों के 45,000 आदमी इकट्ठे हुए थे और पहला महामंत्री रावराम बाल्यान को बनाया था। और खासियत है कि आज भी सुभाष बाल्यान है, यानी कि 1365 ईस्वी से आज तक ये साफा बाल्यानों के ही सिर पर रहा है। और जब भी कोई बड़ी पंचायत पूरे भारत की होगी तो सोरम में होती है। सोरम जो है पूरे नॉर्थ इंडिया की खापों का हेडक्वार्टर है और वहां पर अध्यक्षता बाल्यान ही करेंगे, क्योंकि बाल्यान की 84 है।
और आजादी के बाद हमारी जो पहली पंचायत हुई वो 8-9 मार्च 1950 को हुई थी। सनातनी मानते हैं कैप्टन साहब कि शिव और शंकर एक ही चीज है। ये भी गलत है। शिव तो लिंग शिवलिंग बोला जाता है, शंकर लिंग कहीं आपने सुना नहीं। शिवरात्रि बोली जाती है, शंकर रात्रि कभी नहीं बोलते। जी। लेकिन हम शिव पार्वती गलती से बोलते हैं, वो शंकर पार्वती है। इसलिए शंकर के 2 पुत्र थे, शिव को तो संतान ही नहीं। जी। वो तो महादेव है। तो शंकर एक राजा हुए हैं। राजा हुए शंकर, उसी के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिक। जी। गणेश जो सम्राट था। और एक और बात आज बता दूं आप, एक किताब है खापों का, सरव खाप का राष्ट्रीय पराक्रम, उसके लेखक है मास्टर निहाल सिंह सैनी। उन्होंने लिखा, उस किताब को आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कार्तिकेय जो सम्राट थे तो पूरे विश्व की व्यवस्था रोहतक से चलती थी। जी। पूरे विश्व की बात। पहले जंगल क्षेत्र होता था। हाँ, रोहतक रोहड़ा नाम के जंगल थे, उनको काट के रोहतकम रखा क्योंकि हमारी भाषा सेंस करती थी। जी। और जैसे आपने कहा कि राजा हर्षवर्धन ने भी इंटरवेंशन आता है, जैसे मनुस्मृति में खापों का उल्लेख है, तो वो उसके उनके राजा बनने के पीछे भी एक खापों का एक इतिहास रहा है। वो किस परंपरा से थे, किन परिस्थितियों में राजा हर्षवर्धन, थोड़ा सा प्रकाश डालें। राजा हर्षवर्धन का जो कहते हैं खाप बनाई, उससे वर्धन गोत्र से थे। वर्धन गोत्र से थे। उनके पिताजी का नाम भास्कर वर्धन, भाई का नाम राजवर्धन और राजश्री उनकी बहन का नाम था। और खास बात यह है कि खाप राजा हर्षवर्धन से पहले थी, तो उसको सिद्ध करना तो उनके नाना का नाम था यशोधर्मा, जो मंदसौर के रहने वाले थे। मंदसौर के रहने वाले थे। और 600 ईस्वी के शुरुआत में ही भारत में हुण घुस आए थे। हुण बहुत ही गंदे बदतमीज आदमी थे। उनको भगाने के लिए सारी खापे इकट्ठी हुई। जल्लाद थे एक तरह से। वो बलात्कारी थे, बाप बेटे के सामने ही बलात्कार कर देते थे। तो लोगों ने सोचा कि इससे तो जिंदगी क्या है, ये तो मरना अच्छा है, तो या तो इनको भगाया जाए या फिर हम मर जाएं। डिफेंस मैकेनिज्म तैयार तैयार किया। सब इकट्ठे हो गए। तो बात यह है कि किसकी अध्यक्षता में इनको भगाया जाए। जी। तो जो यशोधर्मा थे 7 मन वजन के हाली थे, लेकिन सभी कार्यों में निपुण थे। और उसको ये शिक्षा उसकी माँ ने दी थी। पूरा महाभारत और रामायण सुना के उसको योद्धा बनाया था। तो उसको हर छुटवा के लाए थे। और फिर उसके अध्यक्षता में लड़ाई लड़ी। उन्हों से जब भारत पवित्र हो गया तो उसको राज तिलक करने के लिए एक और बड़ी पंचायत हुई 36 बिरादरी के। लेकिन यशोधर्मा का त्याग देखिए आप। सभी आगे थे, यशोधर्मा ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरी एक बात मान लो, फिर मेरे को राजा बनाना। कि आज मेरी जरूरत थी तो आप लोगों की मदद से मैंने तलवार पकड़ी और भारत उन्हों से पवित्र हो गया। और मेरी प्रार्थना का आगे भी सभी जाति मिलकर अपने कार्य में व्यस्त रहो, लेकिन प्रेम भाव ये रखो, और मेरी जरूरत पड़े तो मैं आ जाऊंगा। इतना कह के वो मंच को छोड़कर आम जनता के बीच में जा बैठे थे। कितना बड़ा त्याग था कि मुझे वहीं से उसी खेत में छोड़ाओ जहाँ से मुझे लाए थे। राजा कोई और बन जाएगा। मतलब एक किसान ने इतना बड़ा त्याग, जो आक्रांता थे उनसे देश को मुक्त कराया, पाप मुक्त किया, संरक्षण दिया, एक जनरल की ड्यूटी करी। बिल्कुल जैसे श्री राम ने एक इशारे पे अपना अयोध्या छोड़ दिया था। और भारत जैसा भाईचारे का संदेश देकर उसने भी भारत जैसा त्याग किया कि राजा किसी और को बना दो, मुझे वहीं छोड़ दो जहाँ से लाए थे। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को कहूंगा कि खापे एक सामाजिक न्याय पे उतरती हैं। सत्ता को कैसे खापों की जरूरत पड़ी। आज जो मिलिट्री सिस्टम जो इंडिया का खड़ा है, उसमें उन्हीं खापों को मानने वाले प्रजातियों वाले अपनी गर्दनों के मोल से आपको आज़ादी देते हैं। और सामाजिक न्याय, सेल्फ डिफेंस, देश के लिए मरना, और इन परिस्थितियों में खापों की एक परंपरा रही है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने कहा कि किसान को खेत से लाए, उन्होंने डिफेंस का कार्य किया, उनकी वंशावली क्या रही नीचे? उसकी जो लड़की थी वो भास्कर वर्धन को ब्याही गई थी। जो राजा हर्षवर्धन के नाना बने यशोधर्मा। तो इसलिए इसे देखिए, नाना के साथ खाप लड़ चुकी तो हर्षवर्धन ने कैसे बना दी। हर्षवर्धन जो है उनका बाप जो है बीमार था, भाई जो बंगाल के राजा से लड़ने चला गया था, और जीजा जी उनके एक राजश्री बहन थी, उसके जो हस्बैंड थे वो भी लड़ने चले गए। किस आयु वर्ग में थे उस टाइम हर्षवर्धन 16 साल के थे उस टाइम, जब उनके भाई फ्रंट पे थे, पिताजी बीमार थे। आधे रास्ते से उनको वापिस आना पड़ा था, क्योंकि खबर चलेगी थी कि पिताजी बहुत ज्यादा सख्त बीमार हैं और गुजर गए थे। तो पिताजी बीमारी की वजह से गुजर गए, भाई लड़ाई मारा गया, जीजा भी लड़ाई मारा गया। उनकी बहन जो राजश्री थी
वो विंध्याचल पर्वत पर सती होने के लिए चली गई थी। जी जी। और राजा ने वियोग ले लिया था कि भाई संसार से छुटकारा पाऊं, और जंगलों में चढ़ गया था। तब ये खापों के 21 पहलवान पंच कह लो। मल पंच, पहलवान पंच, पहले उसकी बहन को लाए, फिर हर्षवर्धन को लाए, उसको जीवन दान दिया और उसको राजा बनाया। उसने ये अपना वो उतारने के लिए खापों को 643 ईस्वी में एक बड़ी पंचायत करके, जिसकी अध्यक्षता ध्रुव भट्टसेन ने की थी। ध्रुव भट्टसेन इनके दामाद थे, क्योंकि राजा हर्षवर्धन को एक ही औलाद थी जिसका नाम चंद्रमुखी था, वो ध्रुव भट्टसेन को ब्याही थी। तो इस पंचायत का की अध्यक्षता उसने ध्रुव भट्टसेन ने की। वहां पर इसने खापों को एकाकीकरण किया और पावर दी थी कि इसका न्याय सब कुछ जो न्यायालय को भी मंजूर हुआ। इसलिए राजा हर्षवर्धन को लोग बोल देते हैं कि खापों ने खाप नहीं माना, उसने एकाकीकरण किया और पावर दी, एम्पावरमेंट दी उनको। एम्पावरमेंट, जो भी ये फैसला लेंगे सामाजिक, वो कोर्ट को मंजूर होगा, समाज को। जी जी। और तो इसलिए मतलब खापों के आदेश सर्वोपरि तब से लागू होते हैं। दूसरा एक छोटा उदाहरण आपको मैं दूं, 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ है गुड़गांव में, शक्ति वाहिनी, जी जी, उन्होंने केस डाल दिया कि ये अनपढ़ जाटों का संगठन है, ये बलात्कारी है और ये जो है तुगल की फरमान देते हैं और ऑनर किलिंग कराते हैं। वो तो आपके इतिहास को नष्ट करना चाहते हैं। हाँ हाँ, जो गौरवशाली इतिहास है। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, तो एफिडेविट मेरे नाम से दिया। मेरी मदद कर्नल मेहर सिंह दैया और जो आज राज्यसभा के सांसद है जनरल डीपी वत्स, उन्होंने भी मेरी मदद की। और उसके बाद ये केस गया प्रणब मुखर्जी के पास, तत्कालीन राष्ट्रपति। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के सामने ये बोला था, जो पंजाब केसरी में रिटर्न है, इसकी फोटो स्टेट धनखड़ साहब के पास है, कि खापे सबसे प्राचीन संगठन है और समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इनकी मध्यस्थता आज भी जरूरी है, इसलिए खापे नहीं टूटी थी। एफिडेविट में नहीं दिया। हर सत्ता ने तोड़ने की कोशिश की, हर सत्ता ने तोड़ने की कोशिश की। इंडिपेंडेंस कह लो या पोस्ट राष्ट्रपति ने कहा कि जब हमारे पास कोर्ट कचहरिया सेना नहीं थी, तो इस भारत की रक्षा से लेकर सभ्यता संस्कृति की जिम्मेवारी खापों के ही कंधों पर रही है और आज भी समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इनकी मध्यस्थता जरूरी है। ये देखिए, हर्षवर्धन इतने वियोग में होते हैं कि उनका एक भाई शहीद हो जाता है, पिताजी नहीं रहते, वियोग से दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। बहन को जब सूचना मिलती है कि तुम्हारा पति वीरगति को हो गया, वो अपना एक तरह से पर्वत पे चढ़ जाती है कि वहां से अपना जीवन सती हो जाऊं। तो उस परिस्थितियों में खाप ने एक जो राजसी परिवार था उसको कैसे संभाला, उसकी बहन को वापस लेके आए, उसको भी राज सिंहासन किया, उसको भी राज धर्म में वापस स्टेब्लिश किया। तो ये दिखाता है कि किस तरह का इन्होंने योगदान रहा है, किस तरह की भूमिका खापों की रही है। इनकी शुरू से भूमिका जो है मिलाने की और जोड़ने की रही है, समाज को सुचारू ढंग से चलाने। आज के जमाने में अगर एक उदाहरण लेना तो दलाल खाप का एक उदाहरण है। 2010 में काफी लड़के जो है आपस में मर्डर ऑर्डर में इसमें फंस गए थे, कोर्ट में केस जाने के बाद और लड़के जेल में थे। मैं बताना चाहूंगा एक मिनट के लिए, मूल रूप से जो कप्तान मान सिंह जी हैं ये मांडोठी से आते हैं। मांडोठी एक बड़ा बाहुल्य संख्या का गांव है और वहाँ पे 20-22 मर्डर्स होते थे एक छोटे से सरपंच के चुनाव के लिए। और जैसे ये सेना से वहाँ कदम रखते हैं, ये 12 को इकट्ठा करते हैं और इनके ये 30 थी कि जिस युवा को बॉर्डर पे देश के लिए मरना चाहिए, ग्राउंड्स पे जिनको अपना पराक्रम करना चाहिए, वो एक छोटी चीज के लिए मेरा भाईचारा कैसे बढ़ेगा। तो उस ये जो भूमिका आपने निभाई उसके बारे में बताइए। तो जी 2010 में एसएसपी होते थे श्रीकांत जाधव साहब, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, उन्होंने पंचायत भी ली गाँव में। फिर पूरा बार हमारा इकट्ठा हुआ, बार इन्हें कुछ आदमी चुने, उस समिति का नाम, एक समिति बनाई जिसका नाम रखा प्रिया से अमन समिति दलाल खाप। जी जी जी। उसका अध्यक्ष बनाया पूर्व विधायक उदय सिंह दलाल को। जी जी। महासचिव का जिम्मेवारी मुझे दी गई और लीगल एडवाइजर उदय सिंह के लड़के थे जो वकील भी हैं और मंडी में अपना काम भी करते हैं। कितनी सफलताएं मिली कप्तान साहब आपको उसमें? जी बड़ा जोर लगाया, श्रीकांत जाधव साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बस भी दी और 2 डीएसपी भी मदद के लिए दिए। हम जेलों में भी गए, उन बच्चों को समझाया और भगवान की दया से बड़े शांतिपूर्वक, लगा तो 1.5 साल है, लेकिन वो बच्चे जो है सारे वापस गांव में आ गए, किसी को कोई सजा नहीं हो और भगवान की दया से एक उदाहरण भी बना और गांव में शांति भी आई और वो अपने सारे ठीक ढंग से खा कमा रहे हैं। और एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं, उन्हीं में से एक लड़का अभी गांव का सरपंच है।
और अगर ये उसी बात गांव ने कोर्ट में सर्वसम्मति से जाती, अगला सरपंच भी दिया। सर्वसम्मति, जी। उस टाइम मुझे सर्वसम्मति का सरपंच बना रहे थे, मैंने मना कर दिया, तो आपके मेरे भाई को बनाया गया था। जी जी जी। ये खाप पंचायत आज भी चाहे तो शांति स्थापित कर सकती है अपनी पावर, मतलब 22-23 मर्डर के केस एक मतलब ट्रायल पे चल रहे थे, ट्रायल पे थे, और उनका निश्चित तौर पे उनमें वैर विरोध बनता, आगे मर्डर होते, और वो भाईचारे में सारे खत्म हुए, जेल में जाते। और उनका जो मुच्छों की मरोड़ी का वो था, वो जो कुछ शादीशुदा थे, बच्चे भी नहीं थे, तो उसका आप देखो क्या परिस्थिति होती। लेकिन खाप की वजह से आज वो परिवार भी आशीर्वाद दे रहे हैं और हल्का भी मान रहा है। तो मेरा ये निवेदन है, खापों का अपना पुराना रूप धारण करना चाहिए और इनकी जिम्मेवारी शांति स्थापित करना। आज जो संस्कृति हमारी बिगड़ रही है उसमें खापों का भी अहम रोल होना चाहिए, जो नहीं है। और एक बार हिसार यूनिवर्सिटी में खापों को बुलाया गया था इसी काम के लिए जी। हाँ, तो वहाँ भी यही कहा था कि थोड़ा बदलाव की तो जरूरत है परिस्थितियों के मुताबिक, लेकिन ये नहीं कि हम अपना काम ही छोड़ दें। हम चाहें तो आज भी इस व्यवस्था को दुरुस्त बना सकते हैं, और ये जो लड़के लड़कियां लेके भाग रहे हैं ये समझ से सुधर सकते हैं, कोर्ट इनको नहीं सुधार सकता। आप ये देखिए, क्या कोर्ट में वो केस जाते तो सजा कन्फर्म थी, तो आज गांव का सरपंच कैसे बनता है लड़का, इसका उदाहरण ले लो, उसके जीवन की दिशा बदल गई। आज वो सेवा, दूसरे भी कई जो हमारे सारे लड़के वो भूमिका निभाई है मांडोठी ने, बल्कि यहाँ पे क्लैश हो गया होता और ये आपस में एमएलए ने उकसाया भी, आग लग गई होती टेंटों में, दलाल खाप बीच में आई और दोनों पक्षों को शांत किया। और एक लड़का जो है और कसार का केस वो चला था, वो दलाल खाप, जनरल साहब भी आया था, जनरल साहब ने मैं बुलाया यहाँ से रेस्ट हाउस में, वो मुझे कसार लेके गए। वहाँ भी फिर उन्होंने भी यही प्रार्थना की कि भाई भाईचारा किसी कीमत पे नहीं बिगड़ना चाहिए और कोर्ट की जरूरत नहीं, समाज ही निपटा लेगा। ईश्वर की दया से वो केस भी समाज में निपट गया। मैं अंतिम में ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि हर सत्ता कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, आप जैसे कुछ लोग माइलस्टोन होते हैं जो बड़े सेना में पदों पे रहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा भी रखते हैं और हमेशा समाज के पक्ष में रहते हैं, वो आपको मंचों पे रख के अपनी रोटियां भी सेकते हैं। जैसे संघ अपनी विचारधारा के लिए आपको कहीं ना कहीं आक्रमणकारी बता रहा है, आपको मतलब आपके इतिहास को धूमिल कर रहा है। इसी तरह कांग्रेस अपनी विचारधारा स्टेब्लिश करेगी और राजनीतिक दल अपना करेंगे। तो समाज के लिए जो कि बुनियाद से जुड़ा हुआ है और ये कंगूरे हैं जो दिखाई देते हैं, तो बुनियाद में ताकत होती है। इसका तो युवाओं के लिए क्या संदेश है कि बुनियाद से जुड़े, बुनियाद से जुड़े। इसका एक और छोटा है उदाहरण आपको दे दूं जी। जिस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो एक लड़का मैयड़ में शहीद हो गया था जी, संदीप कड़वासरा जी जी। तो उसकी डेड बॉडी लाइन पर रख दी ट्रैक पे जी जी। एक तरफ तो 10,000 जाट बैठ गए, एक तरफ फोर्स लग गई। भूपेंद्र हुड्डा के दिमाग काम किया कि इसको मैं खापों के माध्यम से क्यों न निपटा दूं। हाँ। उसने खापों के आदमी बुलाए, मैं भी बुलाया और उसको खापों ने समझा बुझा के उसको दाग दिला दिया और उसकी कुर्सी भी सुरक्षित रही और कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। मैं तो ये इच्छा रखता था कि जब ये 30 लड़के भी अपने जो शहीद हुए हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खापों की मदद से उसको चाहते तो गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, वो लड़के बच सकते थे। उदाहरण भूपेंद्र हुड्डा है। मतलब निगोशिएशन में बड़ी भूमिका निभा सकती है खाप। और ये मेरी रिकॉर्डिंग राज्यसभा टीवी पर भी है। मुझे बुलाया गया था, ओम प्रकाश धनखड़ मुझे लेके गया था, तब उन्होंने ये कहा था कि भाई आज तो सब जगह कोर्ट कचहरी, फिर खापों की क्या जरूरत है। तो मैंने यही जवाब दिया था उस एंकर को, मगर मैडम ये बात तो आप भूपेंद्र हुड्डा से पूछो, अगर खापों की जरूरत नहीं थी, फोर्स यूज करते तो कंडेला कांड बन जाता और उसको भी खतरा हो जाता। जो इंटरनल डिस्प्यूट है वो से बात से। हाँ बिल्कुल, और पीसफुल कीड़ी भी नहीं मरी। इसी का एग्जांपल प्रधानमंत्री नरसिम्हा भी रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने 10-12 बोडो आंदोलन थे, कई डिस्प्यूट देश में टेबल पे बैठ के निपटाए। हाँ बिल्कुल। तो जब भी इस तरह की संस्थाओं की माध्यम की मदद लेके इंटरनल पीस बनाई जा सकती है, देश मजबूत हो सकता है, तो बुरा क्यों। एक मेरा अंतिम में मैं आपके सर पे पगड़ी देख रहा हूँ। हाँ जी, इस पगड़ी का क्या औचित्य है जब युवा भी सर पे बांध के चलता है, पगड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। आन बान शान तो मानते हैं, लेकिन ये जो पगड़ी है इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं। दिल्ली में बलबन बादशाह का राज था जी जी, और उसके दरबार में यूपी के एटा मंडल में एक पयाली गांव है, उसमें अमीर खुसरो नाम के कवि पैदा हुए हैं जी जी जी। उन्होंने दरबार में क्वेश्चन कर दिया, भाई साफा बड़ा या ताज, तो लोग चक्कर में पड़ गए जी जी जी।
तो उन्होंने राणा कुंभा के दरबार का एक उदाहरण दिया, जब व्यवस्था बिगड़ी तो खापों ने सुधारी। और इधर 19 घोड़ों का बंटवारा लिखा हुआ है किताब में, वो किसी संतरी मंत्री से नहीं हुआ था, साहेबमल या हरकिशन राय जाट जाके करके आए, जो दोनों अनपढ़ थे। तो तब उसने उनके पांव छू के पगड़ी से सम्मानित किया। उधर राणा कुंभा ने भी पगड़ी बांध के सम्मानित किया। तो उस पर लिखता है अमीर खुसरो कि पगड़ी होती है हरियाणा के पंचों का सर का ताज, जिसके सामने झुक गए बड़े बड़े महाराज। तो ये पगड़ी ताज से भी बड़ी मानी गई है। नहीं, एक साइंटिफिक रीजन भी है, साइंटिफिक रीजन। और मेरे कई मित्र जो ट्रैफिक में बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, जब कोई पगड़ी बांध के बुजुर्ग दिल्ली में जाता है, कहीं भी जाता है, तो वो भी सम्मान करते हैं। तो इस सम्मान की इनके पीछे जिम्मेदारी क्या है जो पगड़ी? देखो, एक तो साइंटिफिक ये भी है कि भी ये आपको गर्मी सर्दी से बचाती है, आपके सिर को ठंडा रखती है, और ठंड बहुत जरूरी है। शीलम परम भूषण बोलते हैं, एक पंच को शीतल होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उस आदमी को क्या संदेश देती है? उसको ये देती है, पगड़ी बोलती है कि जैसे मैं सिर हेडक्वार्टर है, इसको सर्दी से, गर्मी से, लू से, सबसे आपके हेडक्वार्टर को बचा रही हूँ। इस प्रकार आप भी योगदान देके किसी भी जरूरतमंद आदमी को हर सीजन में कष्ट से बचाना, उसकी मदद करनी है। ये संदेश हर परिस्थिति में आप समाज के लिए खड़े होने के, अपने उद्देश्य के लिए खड़े हो सकते हो। उनकी तो मुझे दान कीजिए। हाँ, तो मुझे बांधिए, ना तो जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखावा मत रखिए। बड़ी जिम्मेदारी, पगड़ी बहुत बड़ा संदेश देती है। लेकिन पगड़ी के बारे में सब नहीं जानते। एक तरह से जैसे के बारे में सब नहीं जानते, इसी तरह पगड़ी का इसी तरह धारण करने का एक बड़ा वर्ष। खाप का जैसे मैंने बताया, खाप शब्द का अर्थ तक नहीं जानते। बहुत सौ को अपना हेडक्वार्टर मालूम नहीं, हमारा कहीं हेडक्वार्टर भी है। ये पूछो भी पहली पंचायत कब कहाँ हुई वो पता नहीं, महामंत्री कब चुना गया वो पता नहीं। तो हम जो है ना, लिखित में इस चीज को देख के पढ़े और ग्राउंड पे लाए, तो इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। आज हमारे बीच में कैप्टन साहब जैसी शख्सियत थी जो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हैं। आने वाली पीढ़ियों को शायद इस तरह के शोध और इस तरह के सामाजिक आदमी देखने को न मिले। और इसका एक ताज़ा उदाहरण है, जब पुलवामा अटैक का डिस्क्लोजर, जो 4 राज्यों के जो आपके राज्यपाल रह चुके हैं सतपाल मलिक, जब उनका फोन खापों के पास आता है कि मुझे एक तरह से नज़रबंद कर रखा है, मैं दिल्ली बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकता, आप मेरा भाईचारा मेरे से एक बार आइए, मैं आपको खाने पे आमंत्रण करता हूँ। और उनके एक आमंत्रण पे सिर्फ सत्ता को एक बड़ा संदेश देने के लिए 5 थाने आर के पुरम के आसपास, जिसमें नजफगढ़, छावला और आपका मोतीबाग, अलग अलग थाने फुल हो जाते हैं मात्र 1 आध घंटे के। और जिस तरह से वहाँ और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती थी यदि मलिक साहब ये नहीं कहते कि जहाँ मेरे भाई हैं मैं उनके साथ हूँ। और खापों ने संदेश दिया कि जब भी देश पे कोई सवाल उठता है तो ये देश से जुड़ा हुआ सवाल है, प्रधानमंत्री जी इस पे जवाब दीजिए। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री जी चुप हैं, लेकिन कैप्टन मान सिंह जी वहां पहुंचे और सर्व खाप कोऑर्डिनेटर अपने धनखड़ साहब, ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में 3-4 स्टेटों की खाप गनमान ने वहां पे 300-400 आदमियों ने गिरफ्तारी दी और एक संदेश दिया कि देश पे जब सवाल उठेगा तो खापे आज भी उस सवालों की प्रासंगिकता पे हर उस आदमी के साथ खड़ी है जो समाज से निकल के संवैधानिक पदों पे भी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज भी जब खिलाड़ी वहां प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं दिल्ली में, वो भी परमात्मा को याद करते हैं न्याय के लिए, या सीधी अपील करते हैं कि मेरे खाप के जहां भी बुजुर्ग सुन रहे हैं, कृपया हमारी मदद के लिए आइए, हमें न्याय दिलवाइए। कप्तान साहब, यही है उनका संदेश? बिल्कुल यही संदेश है। एक छोटी सी बात मुझे और याद आ गई कि तो कल आप वहां पे जा रहे हैं खिलाड़ियों के पास? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। जी जी जी। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि हमारे खाप प्रधानों को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होना इसलिए जरूरी है कि छारा में राष्ट्रपति से अवार्डेड मास्टर साहब सिंह चौधा का मेरे प्रधान है, और उन्हीं के धानक समाज का एक लड़का, राजेश नाम का लड़का, बॉम्बे में PhD कर रहा है। जी जी। वो उसके पास गया और बोला कि जी मुझे खापों पर 10 लाइन लिखवा दो। तो मास्टर जी बोले, भाई मैं तो एक भी नहीं लिखवा सकता, ये काम तो सिर्फ कैप्टन मान सिंह करता। वो बेचारा ढूंढता ढांढता इसी जगह पे आया और 40 लाइन लिख के गया, और वहां वो फर्स्ट आया खापों के बारे में। तो उसको एक अच्छा वो मिला, खुश हुआ, वो मेरा धन्यवाद करने आया बाई एयर बॉम्बे से। तो मेरा ये भी प्रार्थना है कि काम तो ये ठीक कर रहे हैं, यही होना चाहिए, बात भी कर, पर इनको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए कि खाप क्या है, कहाँ से आई, ताकि आज युवा को जरूरत है उनसे IAS जानना चाहता, क्वेश्चन आते हैं उनके पास। इसी कड़ी में आपसे मिले हैं। तो आज के हम इस एपिसोड को यही खत्म करते हैं, और जो भी हमारे लर्नड हैं साथी या दूर दराज जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आपके कमेंट्स बॉक्स में
जो भी आपके लॉजिकल क्वेश्चंस हैं आप उनको डालिए। खापों के इतिहास के बारे में जो भी टेक्स्ट में आप डालिए, उनका जवाब हम कैप्टन साहब से कंसल्ट करके रेगुलर देंगे। तो इसके अगले एपिसोड में हम आपके साथ पेश होंगे, और तब तक आप बने रहिए। और जिनको हमारा ये संदर्भ और ये जो सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो भाई यारों ने यार बतेरे, घर ना बार बतेरे। धन्यवाद। जय किसान।